हेलो डॉक्टर। दौड़ती भागती जिंदगी में रखिए अपनी सेहत का ख्याल। बीमारियों की असल जड़ से उनके उपचार तक जानिए विशेषज्ञों की राय के साथ अपनी बीमारियों का सही उपचार। हेलो डॉक्टर। नमस्कार। हेलो डॉक्टर लाइव कार्यक्रम की इस कड़ी में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चर्चा करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस एवं गठिया के बारे में। इसी विषय पर चर्चा और उसके समाधान को लेकर आज हमारे बीच सादर आमंत्रित हुए हैं इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के ऑर्थो विभाग में बतौर विभागाध्यक्ष पद पर कार्यरत प्रोफेसर मनोज ठाकुर जी। प्रोफेसर ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जिस तरह से आजकल हड्डियों की बीमारियां हैं जो बड़ी तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, बहुत लंबी कतारें लगती हैं आपके पास, और अक्सर देखा गया कि हर लोग जो भी है वो या तो घुटने से संबंधित शिकायत है या स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम से ग्रसित है, और वो इतनी परेशानी में है कि वो कुछ समझ नहीं पाता कि उसे क्या करना है। तो आज आपसे जानेंगे कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये शरीर में किस तरह की बीमारी और हड्डियों की किस जोड़ों को ये ज़्यादा इन्वॉल्व करता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है दैट इज़ एज रिलेटेड प्रोसेस। कि एज के साथ साथ जो है ना हर एक आदमी में चेंजेस आती हैं जॉइंट के अंदर। हमारे जॉइंट में जो होता है आर्टिकुलर सरफेस होती है जो दो हड्डियों को आपस में जोड़ती है ताकि एक हड्डी से दूसरी हड्डी में मूवमेंट हो सके और साथ में वेट वेयरिंग हो सके। तो मोस्ट कॉमनली क्या होता है कि जो कार्टिलेज जो होता है, जो ग्लिसनिंग सरफेस होती है, वो इतनी सॉफ्ट होती है और उसमें लुब्रिकेंट होता है, साइनोबल फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं। वो बहुत ही अभी तक जो है ना साइंस ने वैसा लुब्रिकेशन कोई नहीं बनाया हुआ आर्टिफिशियली। सो दैट इज इन द ह्यूमन बॉडीज जॉइंट। तो उसमें जो है लुब्रिकेशन होती है और वो कार्टिलेज जो है ना एज के साथ डीजेनरेट होना शुरू होता है, और उसकी वजह से जो है ना हमारे जॉइंट्स जो है ना इन्वॉल्व होते हैं, और उसमें जो है ना वो घिसना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे घिसता जाता है वैसे वैसे दर्द हो जाती है, सोजिश आती है, तो उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं जी। और मोस्ट कॉमनली नी जॉइंट जो है इन्वॉल्व होता है, साथ साथ में और जॉइंट भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हमारे स्पाइन में सर्वाइकल स्पाइन है और लंबर स्पाइन, उस जगह पे भी जाती होती है, चेंजेस आती हैं, और जॉइंट्स में काफ़ी कम होता है। तो जिस तरह से हम पहले दशक की बात करते हैं, लगभग 28 वर्षों से ज़्यादा का कार्यकाल जो है आपका बहुमूल्य कार्यकाल बोलेंगे, जो कि आपने बहुमूल्य सेवाएं जो है हॉस्पिटल में ऑर्थो विभाग में प्रदान की हैं। तो तब के दशक की अगर हम बात करें तब भी जो जोड़ों की समस्याएं होती थी बहुत ज़्यादा देखी जाती थी। आपके अनुभव से आपको क्या लगता है कि उस टाइम किस तरह की समस्याएं होती थी और आज किस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं? उस टाइम भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता था मगर वो कम होता था एज़ कम्पेयर टू जो आज के दिन। आज जो ओपीडी में आते हैं पेशेंट्स वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में होते हैं, जो कि नी जॉइंट इन्वॉल्व होता है, स्पॉन्डिलोसिस गर्दन में, और स्पाइन में जो स्पॉन्डिलोसिस होता है उसके काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं जी। तो चलिए एक एक करके हम एक एक जॉइंट्स की बात करते हैं। अक्सर देखा गया है कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो 40 वर्ष की उम्र के बाद, हाँ 40। तो आप जैसे बता रहे हैं कि नी जॉइंट जो बड़ा कॉमनेस्ट जॉइंट है उसको इन्वॉल्व करता है। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो नी जॉइंट्स हैं इस पे ये सबसे ज़्यादा प्रभाव क्यों करता है? इस पे एक चीज़ तो है कि हमारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं नी जॉइंट की बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे कि हम चौकड़ी मार के बैठते हैं जी, या पैरों के बल बैठते हैं, उसमें जो है ना नीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, एक चीज़। दूसरी अनुवांशिक भी होता है कि इंडियन पॉपुलेशन में नी जॉइंट्स का ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉमन है एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन और अमेरिकन पॉपुलेशन। तो एशियन पॉपुलेशन में ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नीज क्वाइट कॉमन एज़ कम्पेयर टू अदर। और जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे बियर भी बढ़ता है। दूसरे हमारी एक्टिविटी जो है फिजिकल एक्टिविटी है दैट इज़ वेरी डिक्रीज्ड। वी आर यूजिंग व्हीकल ऑल द वे, कि थोड़ा सा डिस्टेंस जाना है तो गाड़ी पे बैठ के जाएंगे, चाहे आपको आधा किलोमीटर चल नहीं आधा घंटा वेट करेंगे मगर गाड़ी में जाना है। तो उससे क्या हुआ, हमारी मांसपेशियों में जो एक्टिविटी होती थी, एक्सरसाइजेज होती थी, वो नहीं होती हैं, तो उससे सारा लोड जो है ना जॉइंट्स के ऊपर आता है। गांव में अक्सर देखा करते लोग मेहनत कश होते हैं, काफ़ी वजनी काम भी वो अपने शरीर पे काफ़ी दूर के जो दूरी है उसको भी तय करते थे, पर वहाँ भी कभी भी इस तरह से गांव के परिवेश से जो भी व्यक्ति विशेष आता है
वो कभी भी ये शिकायत लेके नहीं आता कि उसके गोडे दुख गए या उसको स्पाइन की इश्यूज हो गए। तो आपका बखूब कहना है कि जिस तरह से लाइफस्टाइल आजकल हमारा हो गया है, चलना फिरना कम हो गया है, और साथ में थोड़ी सी दूरी भी अगर तय करनी है तो गाड़ी में ही तय करनी है, तो आपके जो जॉइंट्स हैं तो इसके वो भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि चलना फिरना कम हुआ है, वर्जिश कम हो गई है। कई लोग अक्सर इस बात को इस तरह से भी पुष्टि करते हैं कि जो हमारा खान पान है, क्या ये भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभाव करता है आपके जोड़ों को, हड्डियों की जो हेल्थ है उसको? हमारा खान पान जो है ना पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। जंक फूड हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टार्च वाली चीज़ें खाते हैं हम लोग, ऑयल वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं। पुराने ज़माने में जो होता था कि नहीं, प्रोटीन रिच फूड होते थे, उनको ज़्यादा यूज़ करते थे। अब जंक फूड के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, बच्चे तो पर्टिकुलरली और भी ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें। सो दैट शुड बी द वन ऑफ द रीज़न कि वो जंक फूड और स्टार्च वाला फूड जो है वो इसके लिए ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए भी होता है। क्योंकि दूसरा, हमारा वजन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ओबेसिटी इज़ वन ऑफ द कॉज, जिसकी वजह से कि हमारे जोड़ को उतना ही वजन ढोना पड़ेगा जितना हमारे शरीर का वजन है। अगर वजन ज़्यादा होगा, जॉइंट्स की एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वो जल्दी जल्दी ख़राब होते जाएंगे। तो एक तो रहा ऑस्टियोआर्थराइटिस, दूसरी हम बात करते हैं बोन हेल्थ की। जब भी हम कभी कोई डायग्नोसिस बनाते हैं किसी भी बीमारी जो हड्डी से संबंधित है, तो आप उसका विटामिन डी भी ज़रूर करवाते हैं ब्लड टेस्ट में। हाँ, और सीरम कैल्शियम, मैग्नीशियम है, इस तरह के टेस्ट हैं, फास्फोरस, उसका भी कराते हैं। और अक्सर आप कई बार रिकमेंड करते हैं कि डेक्सा स्कैन, और जो आपको ऑस्टियोपोरोसिस है, कोई छन्नी कि आपकी जो बोन्स हैं बिल्कुल ही कमज़ोर हो चुकी हैं, और कई बार अक्सर छोटी सी इंजरी से भी आपको फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, आज ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है हमें इस बात की जानकारी भी अपनी आवाम को देना कि अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस, नी प्रॉब्लम, या अगर लंबर या कोई सर्वाइकल प्रॉब्लम है, या उसके बाद हम चर्चा करेंगे गठिया की, उसके बारे में भी जानेंगे आपसे। अगर खान पान के साथ साथ जैसे अगर आपको अपने बॉडी की बोन की हेल्थ बनानी है और साथ में अपने मैट्रिक्स को सॉलिड रखना है, तो ये कैल्शियम, आजकल देखा गया कि लोग जो हमारे बच्चे भी जो हैं वो दूध और दूध से बने उत्पाद को कम सेवन करते हैं। आउटडोर एक्टिविटीज़ बिल्कुल कम हो चुकी हैं, खेल जो है वो बिल्कुल इंडोर रह गया हुआ है। अक्सर लोग मोबाइल में ही अपना दिनचर्या व्यतीत कर देते हैं। तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि जो हमारा खान पान है, खान पान के लिए मिल्क प्रोडक्ट जी, एंड नॉन वेज लेते हैं तो नॉन वेज लेते हैं, प्रोटीन्स, दालें जितनी भी हैं सबको यूज़ करें, जंक फूड को अवॉइड करें, और साथ में जो होता है कि फैटी चीज़ें कम से कम लें, और अपनी एक्टिविटी जो है ना, जितनी ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे, फिजिकल एक्टिविटीज़ मींस आउटडोर एक्टिविटीज़, बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वो बाहर जाएं, उससे उनकी बोन्स हेल्थ जो है ना इंक्रीज़ करेगी, मींस बोन्स में डेंसिटी बढ़ेगी, तो लेटर ऑन लाइफ में जो है ना ऑस्टियोपोरोसिस भी कम होगा। अभी बच्चे क्या होते हैं कि मैक्सिमम जो है ना वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, या टेलीविज़न देख रहे हैं, या मोबाइल पे लगे हुए हैं। माँ बाप ने भी बच्चों को दिया मोबाइल की, पकड़ो जी और आप खेलना शुरू कर दो, तो उससे क्या होगा कि बेड रेस्ट मीन्स बैठे हुए हैं, कोई एक्टिविटी नहीं है, वॉक नहीं करते हैं, कुछ नहीं। तो नॉर्मल जो है ना कि आपको लगातार डेली जो है ना मोर देन 1000 स्टेप्स तो करने ही चाहिए आइडियली, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इतना चलें। और एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, जो बच्चों के लिए भी, अडल्ट्स के लिए भी, और ओल्ड एज में भी एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। एक्टिव रहना है ताकि आपकी जो है ना हड्डियाँ में स्ट्रेंथ आए। चलिए हम बात करते हैं जो ऑस्टियोआर्थराइटिस नी है, 40 साल के बाद की बात करते हैं। अक्सर आजकल ये देखा गया कि बचपन में भी बच्चों को भी, क्योंकि बच्चे आजकल पढ़ने में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, और साथ में इम्प्रॉपर पोस्चर, आप जब कई बार बच्चे आते हैं वो, और महिलाएं आती हैं, अक्सर महिलाएं आती हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस करके, सर्वाइकल प्रॉब्लम्स को लेके। हाँ। तो इसके बारे में भी आप क्या बताना चाहेंगे कि सर्वाइकल प्रॉब्लम्स हैं, क्या ये पोस्चर रिलेटेड है, क्या ये खान पान से जुड़ी है, क्या ये भी अनुवांशिक है? नहीं, अनुवांशिक तो नहीं है, पर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और लंबर स्पॉन्डिलोसिस जस्ट लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस मींस दैट इज द ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द सर्वाइकल एंड लंबर स्पाइन की डिजेनरेटिव डिजीज़ है। तो उसमें क्या होता है कि हमारा पोस्चर जो है ना प्रॉपर नहीं होता है। बच्चे जो हैं पढ़ रहे हैं तो नेक डाउन है, फिर साथ में जो कमर जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, तो उसको आराम से झुक के पढ़ रहे हैं। करेक्ट पोस्चर जो है ना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ में जो है ना कि एक्सरसाइजेस बिल्कुल नहीं होती हैं, तो सारा लोड जो है ना एक्सरसाइज की वजह से मसल के बजाय हड्डियों के ऊपर जाता है।
हड्डियों पे स्पाइन के ऊपर जाएगा तो वहाँ पे चेंजेस आना शुरू हो जाएगी, और अर्ली चेंजेस आना शुरू होंगी तो गर्दन में दर्द रहेगी, बैक में पेन रहेगी, और पर्टिकुलरली फीमेल्स में जो हाउस होल्ड वर्क करती हैं और गांव में भी लेडीज़ काम करती हैं तो उनमें भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि नहीं ऑकवर्ड पोस्चर जो है ना मेंटेन। तो अगर किसी को बैठना है काफ़ी देर तक, अगर जैसे बच्चा है कोई पढ़ाई कर रहा है, तो उसको कौन सा पोस्चर जो है अडॉप्ट करना चाहिए और क्या क्या प्रिकॉशन जो है? एक तो आपको सामने देखें, बुक्स लेनी है तो आप 2 पिल्लो रखें, या चौकड़ी मार के बैठे हुए हैं तो 2 पिल्लो रखें, उसके ऊपर बुक रखें। कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आपके बिल्कुल सामने होना चाहिए, बिल्कुल सामने होना चाहिए। वो ऐसा नहीं अक्सर देखा है कि झुक के जो पढ़ते हैं वो नहीं होना चाहिए। और कमर जो है ना आपकी इरेक्ट होनी चाहिए, जस्ट लाइक आप जो है ना बैठे हुए हैं कुर्सी पे तो आपकी कमर जो है ना स्ट्रेट होनी चाहिए और सपोर्ट मिलनी चाहिए कमर को। वो आगे को जो पोस्चर करेंगे तो वो बहुत गंदा है। और दूसरा स्लाउज, जब टीवी देखते हैं मैक्सिमम लोग तो क्या करते हैं, धीरे धीरे कर लेट जाते हैं जी। और लेट के टीवी देखने का आनंद लेते रहते हैं। हाँ, तो उससे जो है ना सारा स्ट्रेस जो है ना आपके स्पाइन पे, लंबर स्पाइन पे, गर्दन पे, गर्दन आगे को झुक जाती है, स्पाइन टेढ़ा होता है, तो वो स्पॉन्डिलोसिस उनको धीरे धीरे करके होता रहता है। तो आप प्रॉपर इस्तेमाल करें पोस्चर का, और साथ में कुछ एक फिजियोथेरेपी की भी आप बात फिजियोथेरेपी, हाँ फिजियोथेरेपी कंटिन्यूसली अगर आप किसी भी एक पोस्चर में ना रहें, अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या सर्वाइकल ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है, इस बीमारी से अगर आपको प्रोलॉन्ग करना है, इससे अगर आपको राहत दिलानी है, तो ऐसे गर्दन की कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं कि जो कि आप टाइम टू टाइम आप उसको हिदायत दे सकते हैं? मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बताते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो बताते रहते हैं। तो वो एक्सरसाइज होती है ना एक पर्टिकुलर होती हैं कि आगे करनी है, पीछे करनी है गर्दन को, जो नॉर्मल मूवमेंट्स होती हैं गर्दन की वो तो करनी है, और अगेंस्ट रेजिस्टेंस करनी है, ताकि उससे जो है ना आपके मसल स्ट्रांग हो जाए। और उससे जो है ना आपके जैसे जैसे आप मसल स्ट्रांग होंगे आपके प्रेशर जो है ना नर्व रूट के ऊपर जो नसें होती हैं उनके ऊपर कम हो जाएगा। अक्सर लोग सर्वाइकल प्रॉब्लम के लिए कई बार मालिश का भी सहारा लेते हैं, वो झटके का भी सहारा लेते हैं, वो बहुत ही गलत चीज़ तो है। अक्सर ये भी देखा होगा आपके पास भी, हमारे पास कई पेशेंट आते हैं जैसे झटका दिया होता है तो उसमें जो है ना डिसलोकेट कर दिया स्पाइन को, डिसलोकेट, तो कई बार तो ऑपरेट करने पड़ते हैं लोग हमको। तो चीज़ वो उस चीज़ को तो बिल्कुल ही नहीं करवाना है, अवॉइड नहीं करवाना चाहिए। अक्सर कई लोग ये भी बोलते हैं कि कई लोगों को मालिश कराना, जैसे मसाज, आजकल मसाज का भी बहुत बड़ा ट्रेंड है कि बोन हेल्थ के लिए मसाज भी बहुत जरूरी है। क्या मसाज? नहीं, मसाज तो ठीक है, मसाज ठीक है कि मसल जो स्ट्रेंथनिंग है, रिलैक्सेशन होती है वो करवानी चाहिए, बट मसल के उनके साथ जो है ना स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस भी होनी चाहिए। झटका नहीं, अक्सर देखा गया है कि कई जो मरीज हैं, कई बार कहीं बाल कटाने भी गए तो कई बार वो बोलते हैं कि मालिश वगैरह कर दे, कई बार गर्दन के जो झटके होते हैं, नहीं वो झटके नहीं करवाने, बट मालिश जरूर करवा लो गर्दन की जो करवानी, उससे रिलैक्सेशन तो होती है। जब भी मसल की आप मसाज करवाते हैं तो देयर इज रिलैक्स होता है, बॉडी रिलैक्स करती है। तो अगर आप पूरी जानकारी रखते हैं और पूरा प्रॉपर डाइट लेते हैं, प्रॉपर पोस्चर को समझते हैं, तो आप ये ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारी को भी प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। और क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो भी कमर और गर्दन की दिक्कत है उससे सारा शरीर जो है वो सारा शरीर इन्वॉल्व हो जाता है, और आपकी बिल्कुल जो दिनचर्या है, जो शरीर से आपकी क्षमता है काम लेने की, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है कि अपनी जो सर्वाइकल प्रॉब्लम है उसको आप समझें, और उसके जो प्रॉपर पोस्चर्स हैं और जिस तरह का भी खान पान जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है, अगर इसके बारे में जानकारी रखें तो इन सब बीमारियों से आप अपने आप को बचा सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं। सर एक और बात भी करेंगे, जैसे गठिया है, तो आजकल गठिया भी अक्सर देखा गया कि गाउट जो बोलते हैं, तो वो भी अक्सर देखा गया लोगों को बहुत तंग करने लगा है, और अक्सर देखा गया कि गाउट भी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। गाउट जो है ना दैट इज एंटायरली डिफरेंट बीमारी है, जो कि गठिया ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है और स्पॉन्डिलोसिस उससे अलग चीज़ है। गाउट मीन्स यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाना शरीर में, और उसके लिए जो है ना कि हम लोग कुछ खाने पीने के लिए वो करते हैं कि नहीं हम हाई प्रोटीन्स डाइट, नॉन वेज वगैरह लेते हैं। अल्कोहल इज़ वन ऑफ द रीज़न, बियर, अल्कोहल, तो वो रीज़न है। तो उसकी वजह से जो है ना यूरिक एसिड लेवल बढ़ता है, वो गाउट डिफरेंट होता है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस एक अलग चीज़ है। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, दोनों की ट्रीटमेंट डिफरेंट है, दोनों के कॉजेज डिफरेंट है। तो चलिए, गाउट जो है वो आप जैसे बता रहे हैं खान पान, मांस, मदिरा, इसके सेवन से जो यूरिक एसिड के प्रोडक्शन है, वो भी बॉडी के जो डिफेक्ट्स हैं उसमें ये सब समस्या आ जाती है। और गाउट की जो दर्द है वो क्या वो नी भी इन्वॉल्व हो सकती है उसमें, या स्पाइन भी इन्वॉल्व हो सकती है, या कई बार बोलते हैं कि जो अंगूठा या गाउट मैक्सिमम टाइम जो होता है गाउट जो है ना जनरलाइज बॉडी एक करके आता है। मोस्ट कॉमनली तो हमें बोलते हैं कि गाउट जो है ना पैर के अंगूठे में शुरू होता है, मगर वो बहुत कम होता है।
कभी जो है नी जॉइंट भी इन्वॉल्व होते हैं, कई बार पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है उसमें। जनरलाइज बॉडी एक रहती है कि पूरी बॉडी में दर्दें हैं जी, सारा दिन दर्द करता रहता है पेशेंट। तो वो गाउट की प्रेजेंटेशन बहुत ही डिफरेंट है। तो उसके लिए जो है ना आप टेस्ट करवाएं, जब भी अर्लीस्ट डॉक्टर्स के मिले तो आपको फ़ायदा होगा। तो अगर आप बोलते हैं कि किसी को भी अगर जनरलाइज्ड बोनी पेन्स है तो वो गाउट का टेस्ट जो है यूरिक एसिड जरूर करवाना चाहिए। और साथ में जो है ना कि यंग पर्सन हो तो गाउट का टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। ओल्ड एज में जो है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए देखना चाहिए कि जनरलाइज बॉडी एक होती है। जी, चलिए बात करेंगे, अगर गाउट के साथ साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस की भी बात हुई तो एक रिमेटॉइड आर्थराइटिस भी है जिसको हम बोलते हैं, ये भी एक तरह का आर्थराइटिस है जिसमें डिफॉर्मिटी होने के चांसेस भी होते हैं। उसमें काफ़ी ज़्यादा दिस रिमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है ना, ऑस्टियोआर्थराइटिस से अलग चीज़ है। ये यंग फीमेल्स में ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं कि मेल्स में नहीं होता है दोनों में, सेक्सेस में, बट फीमेल्स में ज़्यादा होता है। ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है जो बॉडी से ही अपने आप डिवेल्प होता है। और इसमें जो है ना हाथ पैर के जो है ना छोटे जॉइंट सबसे पहले इन्वॉल्व होते हैं। बड़े जॉइंट जो है ना बड़े रेयरली इन्वॉल्व होते हैं। फिर उसके बाद तो धीरे धीरे करके रिमेटॉइड आर्थराइटिस में आपकी गर्दन, आपके बैक, आपके सारे जॉइंट्स, हाथ पैर, उसके बाद वो टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं, डिफॉर्मिटीज आना शुरू होती हैं। एल्बो में भी हर एक रिमेटॉइड ऐसी चीज़ है जो सिर से लेके पैर तक इन्वॉल्व करता है। आपके ब्लड सर्कुलेशन को, CVS को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सबको इन्वॉल्व करता है। आप एकमात्र हमारे हिमाचल के स्पाइन सर्जन के नाम से भी जाने जाते हैं और आपने ना जाने कितनी बहुमूल्य सर्जरियाँ हैं, जो कामयाब सर्जरियाँ कर रखी हैं। आपसे एक बार और भी जानना आवश्यक बन जाता है इसी संदर्भ में कि जिस तरह से आजकल नी रिप्लेसमेंट का ट्रेंड है, तो लोगों में कई भ्रम है कि नी रिप्लेसमेंट थेरेपी, और आप मॉडल भी लेके आए हैं नी का, तो आपको क्या लगता है कि कई लोगों का ये भ्रम है कि नी एपरेटस या पूरा ही गोडा ही आर्टिफिशियल गोडा लगेगा, तो ऐसा वो क्या इसमें खराबी है जिसको हम रिपेयर करते हैं, और क्या ये सारी जो नी रिप्लेसमेंट थेरेपी, क्या आपके पास ये सुविधा यहाँ भी उपलब्ध है? हाँ, नी रिप्लेसमेंट जो होती है जब जॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते हैं, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो, किसी भी तरह का आर्थराइटिस हो, जब ये कार्टिलेज जो मैं बात कर रहा था कि ग्लिसनिंग सरफेस है एक, वो ख़राब हो जाती है, तो उसको जो है ना रिप्लेस करते हैं। जी। तो हम पूरा जोड़ नहीं रिप्लेस करते हैं कि नहीं, हम जो है ना आपको हम बताते हैं ये जो है आपका जी, ये वाली सरफेस होती है जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं, ये पूरा जॉइंट होता है और ये मूवमेंट ऐसे ये मूवमेंट करता है, तो हम इसको जो है ना कार्टिलेज को पूरा निकाल देंगे, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और इसकी जगह आर्टिफिशियल लगाते हैं, स्टेनलेस स्टील का या डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं उनको लगाते हैं। उसके बाद क्या होता है, मूवमेंट्स आ जाती है पेशेंट की सारी, एक तो मूवमेंट आती है, दूसरी उसमें जो है ना पेन फ्री हो जाता है। सो उसकी एक इंडिकेशन है, ऐसा नहीं कि हर पेशेंट्स को नी रिप्लेसमेंट या कोई फैशन है, नो 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 नो, इस पर्टिकुलर जब ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा तो उसके बाद नी रिप्लेसमेंट पेन को ख़त्म करने के लिए और मूवमेंट्स लाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर इसकी अगर हम लागत की बात करें तो कई प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में या कई इस तरह के भी हैं कि सबसे टॉप का हिंदुस्तान के किसी कोने में या कोई अब्रॉड जाके इसका सर्जरी करवा के आते हैं। आपको क्या लगता है कि नी रिप्लेसमेंट के बाद जो किस किस तरह के परहेज़ या प्रिकॉशन हैं वो करने आवश्यक बन जाते हैं, और उसके बाद साथ में जो मूवमेंट्स हैं, कई लोग ये भी बोलते हैं कि उसके बाद आप किस तरह की दिनचर्या या किस तरह की मूवमेंट्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं? आप नी रिप्लेसमेंट के बाद की, जब आप नी रिप्लेसमेंट कर दिया तो उसके बाद हम कुछ रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं आपकी, कि आप जो है ना पैरों के बल नहीं बैठेंगे, तो कुर्सी पे बैठेंगे, आप चौकड़ी नहीं मार सकते हैं, ये दो मूवमेंट जो है ना उनको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। नॉर्मल वॉक तो करते हैं, सीढ़ियाँ उतर चढ़ सकते हैं नॉर्मली, पर इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा। और आपको जो है ना कि ऐसा नहीं है कि नी रिप्लेसमेंट अब्रॉड कराएं या इंडिया में कराएं, इंडिया में बहुत अच्छे सेंटर हैं, लोग रिकॉर्ड बना चुके हैं नी रिप्लेसमेंट का, IGMC में नी रिप्लेसमेंट होती है, और अभी तो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, हो रही है। तो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है कि नी रोबोटिक सर्जरीज करनी है, तो दिस वन ऑफ द जॉइंट विच इज़ डन बाय द रोबोटिक्स नी रिप्लेसमेंट। जी, चलिए हमने बात की आपसे नी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जॉइंट जो हमारी बॉडी का है, वैसे तो सारे जॉइंट्स ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं, स्पाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, पर जो गोडे हैं वो आपकी जो बुढ़ापे का सहारा है, कई बोलते हैं कि गोडे जो हैं बचा के रखना है। तो अगर प्रिकॉशनरी तौर पे मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहूँ कि अगर आपको लंबे अरसे तक अपने जो जोड़ हैं, घुटने हैं, उनको अगर बचा के रखना है तो क्या क्या चीज़ें आपको करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी है?
ठीक है, सबसे पहले तो आपको अपना वजन जो है ना एक लिमिटेड करना है कि आप ओवरवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके घुटनों को उतना ही वेट होना पड़ेगा जितना आपका है। अगर 10 केजी आपका है, 15 केजी वजन ज़्यादा है आपकी हाइट के से ज़्यादा, तो हर वक्त आपके घुटनों के ऊपर जो है ना 15 किलो जो है ना प्रेशर पड़ा रहा है। एक चीज़, दूसरी रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। ये रेगुलर जो है ना नी की एक्सरसाइजेस करें, आप वॉक करें ताकि हेल्दी जॉइंट रहें। ओस्टियोपोरोसिस को जो है ना अवॉइड करें ताकि ओस्टियोपोरोसिस ना हो सके। तो एक्सरसाइज करेंगे तो ओस्टियोपोरोसिस डेफिनेटली नहीं होगी आपको। और अर्लीस्ट पॉसिबल जो होगा ना, जैसे प्रॉब्लम होती है तो आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, तो वो आपको एक्सरसाइजेज और कुछ मेडिसिन देते हैं। ज़्यादा तो नहीं, मेडिसिन का रोल ज़्यादा नहीं है, बट जो देते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर जैसे आपका मोटापा है, आप ओबेसिटी से ग्रसित हैं, तो आपके इस जोड़ों पे जो प्रेशर है वो ज़्यादा Yes, बढ़ेगा और जोड़ बिल्कुल, जल्दी खराब है। जल्दी। अक्सर लोग ये भी कहा करते हैं, इस तरह की भी हिदायत देते हैं कि जिस तरह से स्टेयर्स हैं, अब हमारे घरों में भी जो पौड़ियाँ होती हैं उसको भी चढ़ना पड़ता है, उसको भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो कोई घर में अगर व्यक्ति विशेष इस समस्या से ग्रसित है, गोडों की समस्या से, तो उसको क्या हिदायत देते हैं कि उसको स्टेयर्स का इस्तेमाल करना चाहिए? स्टेयर्स हिमाचल में और पहाड़ी क्षेत्र में तो आप बोल ही नहीं सकते कि आपने चढ़ाई नहीं चढ़नी है या स्टेयर नहीं चढ़नी है। शिमला में ऐसी कोई जगह नहीं है जी। जहाँ पे कि स्टेयर्स नहीं है। हर घर के लिए स्टेयर्स जाती हैं, तो वो तो कम से कम यूज़ करें। जी। अगर बहुत 3-4 मंजिल पे रहते हैं तो आप जो है ना ग्राउंड फ्लोर पे आ जाओ, तो उससे जो आगे आपकी स्टेयर्स बच जाएंगी। और अवॉइड करें कि आप चढ़ाई जितना कम करें, और उतराई में, क्योंकि उतराई और चढ़ाई चढ़ते हुए जो ना आपका स्ट्रेस मैक्सिमम जो है ना गोडों के ऊपर होता है। डॉक्टर साहब, आजकल ऑर्थो रिलेटेड पिलोज बने हुए हैं और मेट्रेसेस भी ऑर्थो मेट्रेसेस अलग से आते हैं। तो क्या जूते भी इस तरह के आता है, या आपकी चप्पल या जूता भी इस तरह का आता है जो ऑर्थो से रिलेटेड, जो नी को प्रिवेंट करने वाला? नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं। क्योंकि अक्सर मार्केट में ये देखते हैं कि ऑर्थो बेड है, किसी को अगर डिस्क प्रॉब्लम है तो उसको सख्त बिस्तर में उसको नहीं, सख्त बिस्तर तो आप अपने घर का बेड यूज़ करो, दैट इज़ द बेस्ट बेड की, और उसके ऊपर कोयर का गद्दा हो तो बेस्ट है। ऐसा कोई नहीं है कि नहीं जी ऑर्थो बेड स्पेशलाइज्ड है कि नहीं उसी को यूज़ करना है। हाँ, सर्वाइकल पिलो जो बोलते हैं हम कि ऑर्थो सर्वाइकल पिलो होता है, कभी प्रिस्क्राइब करते हैं। मैं नॉर्मली जो है ना अपने घर में भी बनाते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं आपको महंगे बेड लेने हैं या महंगे पिलो लेने हैं या महंगे कोई जूते लेने हैं, नो, ऐसा कुछ। तो लाइफस्टाइल ही ठीक रखना है, लाइफस्टाइल जो है ना ठीक रखें, उसमें खान पान ठीक रखें, और साथ ही में जो नशे पानी है वो ये देखा गया कि ये भी, क्या स्मोकिंग भी डॉक्टर साहब ये हड्डियों की जो हेल्थ है उसको प्रभाव कर सकती है? स्मोकिंग करता है, ओस्टियोपोरोसिस वगैरह करता है, काफ़ी ओस्टियोपोरोसिस होती है, तो हम अवॉइड करते हैं कि नहीं स्मोकिंग, बट अल्कोहल पर्टिकुलरली जी एक सर्टेन लिमिट में भी नहीं अवॉइड, जितना हो सके उसको अवॉइड करना चाहिए। जी। तो आप क्या हिदायत देते हैं कि किस उम्र के बाद अगर आपको आपकी हड्डियों को भांपना है, उसको जांचना है कि आपकी हड्डियां क्या स्वस्थ हैं या नहीं है? तो क्योंकि कई बार हम बात करते हैं विटामिन डी भी, आज अक्सर देखा गया विटामिन डी सभी के डेफिशिएंट हैं। हाँ, विटामिन डी तो मैक्सिमम लोगों में डेफिशिएंट होते हैं। दूसरी जो हड्डियों की जांच होती है मैक्सिमम जो है ना आफ्टर लेडीज़ में जब पीरियड्स बंद होते हैं, मीनोपॉज जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद जो है ना आफ्टर 10 ईयर्स जो है ना बोन्स 3% जो है ना लॉस होना शुरू होता है पर ईयर के हिसाब से। जी। तो उसके बाद जो है ना उनको जो है ना करवाना चाहिए। और वैसे ही मेल में आफ्टर 50 to 60 ईयर्स के बीच में अपनी बोन्स जो है ना डेक्सा स्कैन होता है, जीएमसी में करते हैं रूटीनली, डेक्सा स्कैन होता है, तो उसमें हमको असेसमेंट पता लगता है कि हाँ क्या स्टेटस है आपका बोन का, तो उसमें भी पूरे असेसमेंट हो जाती है। और कई अक्सर ये भी देखा गया कि खुद से सेवन करते हैं कैल्शियम टैबलेट्स का बिना डॉक्टरी परामर्श के। वो कहते हैं कि सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर हमारे शरीर को स्वस्थ रखना है या बोन को स्वस्थ रखना है। तो क्या आप हिदायत देते हैं कि आपको अपने आप से जो कैल्शियम है अननेसेसरी नहीं लेना चाहिए? कैल्शियम भी कोई भी चीज़ जो है ना, विटामिन डी भी अननेसेसरी नहीं लेना चाहिए कि नहीं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप विटामिन डी ले रहे हैं या कैल्शियम ले रहे हैं। आप खाने पीने में अपना जो है ना कैल्शियम युक्त प्रोडक्ट हैं, जैसे दूध है, प्रोटीन्स हैं, फैटी आपके नॉन वेज हैं, तो उनको लेना शुरू करें तो उसमें आपको कैल्शियम का भी मात्रा मिल जाता है। जी। अक्सर ये और भी नट्स जो होते हैं ना, नट्स, ड्राई नट्स जो होते हैं ना, मूंगफली है, काजू बादाम जो भी लेते हैं तो वो काफ़ी अच्छे होते हैं। आजकल अक्सर सर ये भी देखा गया कि डिप्रेशन भी बहुत बड़ा एक जो है एक बीमारी के तौर पर है। तो क्या डिप्रेशन के बाद भी जो खान पान के इफेक्ट से होता है, या डिप्रेशन भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो बॉडी में तनाव है, बॉडी बोन हेल्थ को ख़राब कर सकती है? डिप्रेशन से, जैसे डिप्रेशन होगा, जैसे कोई 24 घंटे पेन रहेगी तो डिप्रेशन में उसको तो डेफिनेटली डिप्रेशन में होगा। तो उनको डिप्रेशन के लिए सिर्फ अवॉइड करना और डिप्रेशन के लिए भी मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो सारे मतलब जितनी भी समस्याएं हैं उनका अगर हम निचोड़ देखें तो अगर आपकी जीवन शैली और दिनचर्या ठीक है, आप नियम में रहते हैं, समय पर अपनी कोई भी जांच अगर कोई डॉक्टर परामर्श से आपको दी जाती है उसको अगर हम करवाते हैं तो आप बोन की समस्या से भी अपने आप को बचा सकते हैं। Definitely. और अगर आपकी बोन स्वस्थ है तो आपका शरीर फिर बिल्कुल स्वस्थ सिंक्रोनाइज्ड वे में काम रहेगा। करेगा, आपके सारे ऑर्गन्स स्वस्थ रहेंगे। तो समय का अभाव है, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों से साझा कर उन्हें लाभान्वित किया। मैं तमाम दर्शकों से आपका धन्यवाद कराता हूं। तो दर्शकों, ये थे प्रोफेसर मनोज ठाकुर जी, जो कि एक सफल ऑर्थोपेडिशियन के तौर पर जाने जाते हैं। तो ये आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा, उम्मीद करते हैं। अगली बार हम फिर उपस्थित होंगे एक नई समस्या और एक नए समाधान के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।